चलिए दोस्तों, तो मैं आपके लिए एक नया सेशन लेकर आया जो कि संविधान के विकास से रिलेटेड है। संविधान के विकास में मैंने पिछले 2 क्लासों में आपको कुछ पढ़ाया है, जिसमें पहले क्लास में मैंने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, उसमें उसका महत्व क्या है, उसमें क्या क्या कमियाँ थी और उसको दूर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें लाई गई रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो उस सब चीज़ों को मैंने पहले क्लास में आपको बता चुका। ठीक है। दूसरे क्लास में मैंने रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में 1781 से 81 का जो एक्ट था, वहाँ से लेकर मैंने 1853 के एक्ट तक मैंने आपको पढ़ाया है। अब उसके बाद में जो भी बचते हैं 1858 से लेकर 1946 तक के एक्ट है, उनके बारे में मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। तो पहला आता है 1858 का भारतीय अधिनियम, फिर दूसरा आप पढ़ेंगे 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, तीसरा आएगा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, चौथा आएगा भारतीय परिषद एक्ट 1909 मार्ले मिंटो सुधार, फिर पढ़ेंगे हम लोग 1919 का भारत शासन अधिनियम, फिर पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935, फिर पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन 1946। इतने सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। तो अगर आपको ये सब चीज़ पढ़ना है तो फिर आप इस क्लास में बने रहें और मैं आपको एक एक चीज़ करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा इस क्लास में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो पहले पढ़ेंगे हम 1858 का भारत अधिनियम के बारे में। ठीक है, तो भारत अधिनियम में क्या हुआ कि 1857 का जो विद्रोह हुआ, 1857 के विद्रोह के बाद क्राउन ने ईआईसी से पदभार संभाल लिया और भारत को अब रानी द्वारा शासित किया जाना था। कंपनी शासन समाप्त हो गया। तो 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उसके बाद में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी से पदभार संभाल लिया गया और पदभार जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना रहकर अब वह रानी के हाथों में चला गया। इसके बाद क्या हुआ कि कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि राज्य सचिव की अध्यक्षता में 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। राज्य सचिव की अध्यक्षता में क्या किया गया, 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। ठीक है। फिर क्या हुआ, क्राउन को गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया था। क्राउन को क्या किया गया, क्राउन को गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी के राज्यपालों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है। फिर क्या हुआ उसके बाद, फिर ये हुआ कि भारत के गवर्नर जनरल की उपाधि को वायसराय से बदल दिया गया, जिसने इस पद की प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया। गवर्नर जनरल की जो उपाधि थी 1857 के बाद में क्या किया गया, उस उपाधि को बदलकर वायसराय से बदल दिया गया और जिससे क्या हुआ कि इस पद की जो है प्रतिष्ठा बढ़ गई। अगर इस चीज़ को नहीं अगर चेंज किया जाता तो फिर जनता में जो है आक्रोश और रहता। तो उस चीज़ की वजह से क्या हुआ कि इस पद को बदलकर वायसराय से बदल दिया गया, मतलब रिप्लेस कर दिया गया वायसराय से। इससे क्या हुआ कि इस पद की प्रतिष्ठा जो है बढ़ गई। ठीक है। फिर क्या हुआ कि वायसरॉय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था और भारत का प्रथम वायसरॉय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। तो भारत का प्रथम वायसरॉय जो था लॉर्ड कैनिंग था। तो इसमें से एक प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जाएगा, दो प्रश्न बनते हैं। पहला है गवर्नर जनरल की उपाधि को वायसराय से कब बदला गया था, तो 1857 के बाद जो अधिनियम आया था 1858 का अधिनियम, तो उसके बाद में इस चीज़ को बदल के दिया गया। फिर उसके बाद में पूछ सकता है कि लॉर्ड कैनिंग के बारे में कि भारत का प्रथम वायसरॉय कौन था, तो वहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, लॉर्ड कैनिंग होगा। तो बस ये 1858 का भारत अधिनियम था। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो क्या किया गया इसके तहत, तो वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में 5वें सदस्य के रूप में विधि वेता की नियुक्ति की गई। 5वें सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की गई, तो विधि वेता की नियुक्ति की गई। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, इसके तहत भारत में क्या किया गया, विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई। किसके तहत, तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। कैनिंग ने प्रत्येक विभाग को एक एक सदस्य के नियंत्रण में रखा। इस रूप में देखा जाए तो कैनिंग ने इस प्रकार से मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव रखी है। इस मंत्रिमंडल का जो आप दृश्य है वो अभी के मतलब जो हमारा गवर्नमेंट का जो भी सिस्टम है उस चीज़ में आप देख सकते हैं। जैसे कि क्या है कि आप देखेंगे कि रेल मंत्रालय जो है किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में है, फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में है। ठीक है। खेल मिनिस्ट्री जो है वो किसी अन्य में है। तो यहाँ पे क्या है, मंत्रिमंडल में लगभग आप देखेंगे तो प्रत्येक विभाग का क्या है, अलग अलग सदस्य हैं और अलग अलग उसको सदस्य मिलकर क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को नियंत्रण कर रहे हैं। ठीक है। तो इस रूप में देखेंगे तो कैनिंग ने उस समय जो अपना मंत्रिमंडल आया था तो उस समय भी इसी प्रकार का अपने विभाग में जितने भी कार्य थे उसको सबको अलग अलग भाग में डिवाइड किया था और सबको अलग अलग
व्यक्तियों के हाथों में दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ कि इस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई तथा वह नए प्रांतों की स्थापना कर सकता था और उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता था। तो 1861 के अधिनियम के तहत क्या हुआ कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई कि वह वायसराय जो है अध्यादेश जारी कर सकता था और वह नए प्रांतों की स्थापना एवं उसकी सीमा में परिवर्तन भी कर सकता था। ठीक है, चलिए फिर क्या है कि कानून बनाने के लिए वायसरॉय के कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति द्वारा उसका विस्तार किया गया था और उन्हें वायसरॉय मनोनीत करेगा और 2 वर्षों तक अपने पद पर बने रहेंगे और इनमें से न्यूनतम आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे। मतलब क्या किया गया इसके बाद, कानून बनाने के लिए वायसरॉय के कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति द्वारा उनका विस्तार किया गया। नियुक्ति द्वारा अधिकतम क्या होगा, 12 सदस्य को नियुक्त किया जाएगा या फिर न्यूनतम 6। तो इस तरह क्या होगा कि विस्तार किया जाएगा, ठीक है, कार्यकारी परिषद में, और उन्हें वायसरॉय मनोनीत करेगा। ठीक, फिर क्या होगा कि वे 2 वर्षों तक अपने पद पर रहेंगे। मनोनीत होने के बाद में जो व्यक्ति होंगे 2 वर्षों तक अपने पद पर बने रहेंगे और इनमें से न्यूनतम आधे सदस्य जो होंगे वो क्या होंगे, गैर सरकारी होंगे, वो सरकारी नहीं होंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, यद्यपि भारतीयों के लिए कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था, परंतु व्यवहार में कुछ गैर सरकारी सदस्य ऊंची श्रेणी के भारतीय थे। यद्यपि क्या था कि भारतीयों के लिए कोई वैधानिक इसमें प्रावधान नहीं था, परंतु व्यवहार में अगर देखा जाए तो कुछ गैर सरकारी सदस्य जो थे ऊंची श्रेणी के भारतीय थे। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या हुआ कि इस विधान परिषद का कार्य जो है केवल कानून बनाना था। ठीक है, इसका प्रशासन अथवा वित्त पर प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं था, अर्थात पूरक प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं था। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज़ को आप गौर करिएगा कि ये जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें क्या किया गया कि इस विधान परिषद का कार्य जो है केवल कानून बना सॉरी इस विधान परिषद का कार्य जो है केवल कानून बनाना था, इसका प्रशासन अथवा वित्त पर प्रश्न इत्यादि पूछने का कोई अधिकार नहीं था, अर्थात पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि विधान परिषद का जो कार्य है केवल कानून बनाना है और प्रशासन या फिर वित्त पर प्रश्न इत्यादि पूछने का उनके पास कोई अधिकार नहीं था, अर्थात पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ठीक है, कोई भी प्रश्न वित्त या प्रशासन से रिलेटेड नहीं पूछेंगे वे। फिर क्या है कि इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अंग निर्वाचन पद्धति का आरंभ होना था। अगर पूछा जाएगा, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि निर्वाचन पद्धति पहली बार किस अधिनियम के तहत लागू आरंभ हुआ था, तो क्या हो जाएगा 1861 का अधिनियम। ठीक है, यद्यपि क्या हुआ कि निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन निर्वाचन पद्धति का आरंभ कब हुआ था, 1861 के भारतीय अधिनियम के तहत। चलिए, तो ये हमारा था 1861 का भारतीय अधिनियम। अब इसके बाद में हम लोग जानेंगे 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है दोस्तों, मैं आपको जैसे ये पढ़ा रहा हूँ अभी मैंने 2 क्लास करवाया है संवैधानिक विकास से रिलेटेड, तो ये तीसरा क्लास है। तीसरा में मैं सोच रहा हूँ कि इसमें पूरा आपका कंप्लीट करवा दूंगा 1946 तक। इसके बाद में मैं एक और सेशन लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको इससे रिलेटेड जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम में, मैं पर्टिकुलरली एसएससी को लेके ही पढ़ाता हूँ, तो मैं एसएससी को बोलूँगा कि मतलब एसएससी से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से आए हुए हैं, तो मैं इसके बाद वाले सेशन में मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में। ठीक है, अब आता है विधानमंडल के सदस्यों के अधिकार भी 2 क्षेत्रों में बढ़ा दिए गए। विधानमंडल के जो सदस्यों के अधिकार थे उनको क्या किया गया, 2 क्षेत्रों में बढ़ा दिया गया। प्रथम जो है बजट पर उन्हें विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। दूसरा, उन्हें सार्वजनिक हित के मामले में 6 दिन की सूचना देकर 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो इसमें क्या किया गया कि विधानमंडल के जो सदस्य थे, सदस्यों के अधिकार बढ़ा दिए गए और प्रथम अधिकार जो बढ़ा उससे क्या रिलेटेड था कि बजट पर उन्हें अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। मतलब बजट जब भी आएगा तो उस पर जो लोग हैं अपना विचार विमर्श करके अपना जो भी उनका विचार होगा, पॉइंट ऑफ व्यू होगा, क्या करेंगे, प्रकट करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा ये होगा कि उन्हें सार्वजनिक हित के मामले में 6 दिन की सूचना देकर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, और 1892 के समय में अगर पूछा जाए, क्वेश्चन में पूछा जाता, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को आपके लिए लिखा है यहाँ पे कि 1892 के समय में उस समय वायसरॉय कौन था, तो क्या हो जाएगा, लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है,
फिर उसके बाद में है पूरक प्रश्न पूछने व मतदान का अधिकार नहीं था। अभी भी क्या है, पूरक प्रश्न कोई भी नहीं पूछ सकते थे। पूरक प्रश्न पूछने या फिर मतदान दोनों का अधिकार नहीं था 1892 के अधिनियम के तहत। ठीक है, तो अभी भी ये चीज़ बना हुआ है, ऐसा नहीं कि अभी इस टाइम में मतलब पूरक प्रश्न पूछने का इन लोगों को अधिकार दे दिया गया है। ठीक है, अब याद रखना। चलिए अब पढ़ेंगे भारतीय परिषद एक्ट 1909 यानी मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार के बारे में पहला है कि मार्ले मिंटो सुधार का जो लक्ष्य था 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना तथा भारतीय राजनीति में बढ़ते हुए उग्रवाद का क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से उत्पन्न स्थिति का सामना करना था। ठीक है, मतलब क्या है कि मार्ले मिंटो का सुधार का जो लक्ष्य था 1892 के अधिनियम में जो भी दोष था, ठीक है, उनको दूर करना था और भारतीय राजनीति में जो भी उग्रवाद का क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से उत्पन्न स्थिति का सामना है, मतलब जो भी उग्रवाद रूप जो है भारत में बढ़ रहा था उसको क्या करना था, उसको राष्ट्रवाद से उत्पन्न स्थिति के लिए सामना करना था। ठीक है, और फिर उसके बाद में पढ़ेंगे कि इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च विधान परिषद की संख्या 60 कर दी गई। विधान परिषद की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 60 कर दी गई। ठीक है, इसमें 37 जो है शासकीय एवं 32 गैर शासकीय सदस्य थे। ठीक है, 37 शासकीय एवं 32 गैर शासकीय सदस्य थे। ठीक है, गैर सरकारी सदस्यों में 27 जो थे निर्वाचित थे और 5 जो है वायसराय द्वारा मनोनीत होते थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, 60 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ दूसरा होगा। मैं इस चीज़ को आपको रेक्टिफाई करवा के मैं आपको कमेंट वाले सेक्शन में मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे 60 नहीं होगा, यहाँ पे मुझे लगता है कि 69 होगा। मैं इस चीज़ के बाद कंफर्म कर लूँगा। ठीक है, चलिए फिर क्या है कि बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश की काउंसिलों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई और छोटे प्रांतों के लिए संख्या 30 थी। अब क्या किया गया कि जैसे बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश के जो काउंसिल थे उसके अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर अब 50 कर दी गई, जबकि छोटे प्रांतों के लिए संख्या कितनी थी, 30 थी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतिनिधित्व के आधार पर विधान परिषदों में निर्वाचन प्रणाली की लागू की गई। देख लीजिए, अब पहले लागू नहीं था, अब 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार आया तो उसके तहत क्या किया गया, विधान परिषद में अब निर्वाचन प्रणाली भी लागू कर दी गई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ कि चुनाव के लिए 3 प्रकार के निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। चुनाव के लिए 3 प्रकार का निर्वाचन मंडल अब होगा। पहला क्या होगा, साधारण निर्वाचन मंडल। ठीक है, दूसरा होगा वर्ग विशेष, तीसरा होगा विशेष निर्वाचन मंडल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा कि इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित करने का प्रयास किया। मतलब सांप्रदायिक आधार पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ऐसे करके बंटवारा करके उन लोगों ने निर्वाचन पद्धति को स्थापित करने का प्रयास किया। यह एक ऐसी प्रणाली थी जहाँ सीटें केवल मुसलमानों के लिए आरक्षित होती थी और केवल मुसलमानों को ही वोट दिया जाता था। सोचिए, मतलब उन लोगों ने क्या किया था, हम लोगों को सांप्रदायिकता के रूप बांट दिया गया था। ठीक है, उसमें क्या, हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, कहीं पे मुसलमान ज़्यादा है तो वहाँ पे मुस्लिम व्यक्ति ही खड़ा होगा और मुस्लिम व्यक्ति को ही वोट दिया जाएगा। इस टाइप से उन लोगों ने बांट दिया था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि भारतीयों को पहली बार इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्यता दी गई। ठीक है, और क्या हुआ कि सदस्य जो है बजट पर चर्चा कर सकते थे और प्रस्ताव पेश कर सकते थे। अब क्या हुआ कि बजट पर चर्चा भी कर सकते थे और उससे रिलेटेड प्रस्ताव भी पेश कर सकते थे। कब, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के बाद में। ठीक है, और ये जनहित के मामले में भी चर्चा कर सकते थे। अगर जनहित के मामले में भी वे क्या कर सकते थे, चर्चा कर सकते थे। और बोला जाएगा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरक प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं। कब, तो ये क्वेश्चन पूछा है, इस चीज़ को मैं इसीलिए आपको बार बार याद दिला रहा हूँ कि पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे। कब, 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार हुआ उसके बाद में क्या हुआ कि पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि लॉर्ड मिंटो ने वायसरॉय की कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र P सिन्हा को नियुक्त किया। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि लॉर्ड मिंटो ने वायसरॉय की कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र P सिन्हा को नियुक्त किया। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर आता है कि उस समय भारत के राज्य सचिव कौन थे, तो लॉर्ड मार्ले होगा। क्वेश्चन पूछता है कि 1909 के समय में भारत के राज्य सचिव कौन थे, तो लॉर्ड मार्ले। और उस समय जब ये भी पूछ सकता है कि मार्ले मिंटो सुधार हुआ था तो उस समय भारत का वायसरॉय कौन था, ऐसे क्वेश्चन आया है, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे दिया है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या हुआ कि 1919 का भारत शासन अधिनियम को 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, 1919 का भारत शासन अधिनियम जो है उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे क्वेश्चन आया है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर याद नहीं होगा तो। चलिए फिर क्या हुआ, द्विसदनीय व्यवस्था पहली बार पेश की गई, मतलब दोहरा सदन, 2 सदन होगा, ये ऐसी व्यवस्था जो है पहली बार पेश की गई कब, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ठीक है, फिर प्रांतीय एवं केंद्रीय विषयों को अलग कर दिया गया, मतलब प्रांत का अलग विषय होगा और केंद्र का जो भी विषय है, इन दोनों विषयों को क्या किया गया, अलग कर दिया गया। पहले एक था प्रांत और केंद्र मिलकर, लेकिन अब क्या किया गया, प्रांत का अलग, केंद्र का अलग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, प्रांतीय विषयों में द्विशासन या द्वैध शासन की योजना शुरू की गई थी। प्रांतीय विषयों में क्या हुआ, द्विशासन की और द्वैध शासन की योजना शुरू की गई थी, मतलब दोहरा शासन होगा। तो पहला होगा आरक्षित, दूसरा होगा स्थानांतरित, ये 2 चीज़ है। ठीक है, चलिए तो स्थानांतरण सूची में क्या होगा, कृषि होगा, स्वास्थ्य होगा, शिक्षा होगा, स्थानीय सरकार की देखरेख शामिल थी। ये किस में होगा, स्थानांतरण सूची में। ठीक है, और आरक्षित सूची में क्या होगा, संचार होगा, विदेशी मामले होंगे, रक्षा होगा। ठीक है, और ये तबादला सूची किसके नियंत्रण में था, तो वायसरॉय के नियंत्रण में था। वो क्या थी, स्थानीय सरकार के नियंत्रण में थी, और जो स्थानांतरण सूची जो है स्थानीय सरकार के नियंत्रण में थी, और आरक्षित सूची जो है किसके नियंत्रण में थी, तो ये थी वायसरॉय के नियंत्रण में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, वायसरॉय के सरकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 भारतीय थे। वायसरॉय के कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य थे, उनमें से क्या थे, 3 भारतीय थे। ठीक है, चलिए फिर क्या है, इस अधिनियम में पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना के प्रावधान दिए। पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना के प्रावधान किस में दिया गया, तो भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग के स्थापना का प्रावधान किस में दिया गया, तो ये दिया गया 1919 का भारतीय शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, चलिए फिर आता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ईसाई, एंग्लो इंडियन और सिखों का बढ़ाया गया। अब क्या किया गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है ईसाइयों का बढ़ाया गया, एंग्लो इंडियन का बढ़ाया गया और सिखों का बढ़ाया गया। ठीक है, एंग्लो इंडियन मतलब क्या होता है, उस समय जो ब्रिटिश शासित हमारा देश था, उसमें क्या होता था कि हमारे देश की जो महिलाएं थी वो मतलब अंग्रेज़ों के साथ मतलब शारीरिक संबंध बनाने के पश्चात या फिर कोई शादी कर लेता था, वहाँ के जो अंग्रेज़ रहते थे। ठीक है, शादी कर लेते थे, तो फिर उनसे जो बच्चा होता था उसको क्या कहा गया, एंग्लो इंडियन कहा गया। ठीक है, चलिए फिर क्या हुआ कि मताधिकार जो है एक सीमित आबादी को ही दिया गया था, जो उन लोगों पर आधारित थी जिनका कर योग्य आय था, संपत्ति थी, और फिर 3,000 रुपये का भू राजस्व दिया था। मताधिकार जो है उन्हीं लोगों को दी गई जिनके क्या थे, कर योग्य जो थे, आय थे, मतलब उनका जो इनकम था वो टैक्स मतलब देने लायक था, और फिर उनके पास संपत्तियां थी, और फिर क्या था, 3,000 रुपये का भू राजस्व दिया था। ठीक है, जिन लोगों ने तीनों चीज़ किया था उन लोगों को मताधिकार दिया गया, बाकी और किसी को नहीं दिया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, यह अधिनियम जो है सरकार के कामकाज को देखने के लिए 10 साल के अंत में एक वैधानिक आयोग की स्थापना का प्रावधान किया। ठीक है, इस अधिनियम ने क्या किया, सरकार के कामकाज को देखने के लिए 10 साल के अंत में क्या होगा, एक वैधानिक आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, जो कामकाज को क्या करेगा, देख रेख करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा 1919 का भारतीय शासन अधिनियम। अब आएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम, इसके बारे में जानेंगे, और ये अधिनियम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए फिर आता है 11 प्रांतों में से 6 प्रांत, बंगाल, बम्बई, मद्रास, असम, बिहार और संयुक्त प्रांत। ठीक है, इन्हें क्या किया गया, द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई, दोहरा सदन होगा तो ऐसे व्यवस्था लागू किया गया। प्रांतों में विधानमंडल का विस्तार किया गया। ठीक है, अधिनियम के अनुसार क्या किया गया, शक्तियों को संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समर्थी सूची में विभाजित कर दिया गया। जो भी शक्तियाँ थी उनको संघ सूची में, प्रांत सूची में और समर्थी सूची में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, चलिए फिर क्या हुआ, द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। अब पहले जो द्वैध शासन चला आ रहा था, अब उस शासन को क्या किया गया, अब समाप्त कर दिया। उसके बाद में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है केंद्र में द्वैध शासन को अपनाने का प्रावधान था, मतलब केंद्र में द्वैध शासन जो है अपनाया जा सकता था। फिर
फेडरल कोर्ट और आरबीआई की स्थापना के लिए प्रावधान दिए गए। फेडरल कोर्ट और आरबीआई की स्थापना के लिए प्रावधान दिए गए किसमें? 1935 के भारत शासन अधिनियम के। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम ने पहली बार भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इससे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत कब हुई, किस अधिनियम के तहत हुई? तो भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है भारतीय रेलवे को नियंत्रित करने के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। भारतीय रेलवे को क्या किया गया? भारतीय रेलवे को नियंत्रित करने के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए। यह अधिनियम जो है भारत में एक जिम्मेदार संवैधानिक सरकार के विकास में एक मील का पत्थर था। ठीक है, यह अधिनियम जो है भारत में एक जिम्मेदार संवैधानिक सरकार के विकास के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। ठीक है, चलिए। भारत में क्या हुआ? संघात्मक सरकार की स्थापना 1935 के द्वारा क्या हुआ? भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। फिर क्या हुआ? मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण हेतु आरबीआई की स्थापना। ये इम्पॉर्टेंट है। आरबीआई की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। इससे क्वेश्चन भी आ रखा है सीडीएस के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, बीपीएससी के एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और ख़ासकर भारत शासन अधिनियम 1935 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए। फिर है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलितों, महिलाओं और श्रमिकों को सम्मिलित किया गया। ठीक, फिर इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई। ठीक, फिर क्या हुआ? 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा कब अलग हुआ था? तो 1935 के अधिनियम के तहत। और फिर 2 नए प्रांत की स्थापना की गई। क्वेश्चन पूछता है तो कौन सा 2 नए प्रांत होंगे? सिंध और उड़ीसा। सिंध जो अभी कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। ठीक, तो 2 नए प्रांतों का निर्माण हुआ था 1935 के अधिनियम के तहत। और आखिरी अब आता है हमारा कैबिनेट मिशन 1946। तो ये आपका आखिरी टॉपिक है। इसके बाद जो ये हमारा सेशन है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कैबिनेट मिशन के बारे में अब जानेंगे। कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च सन 1946 को दिल्ली आया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे। और अन्य 2 मंत्री जो है स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन से रिलेटेड पर्सन कितने थे? तो 3 थे। तो 3 तो हैं ही। आपको ऑप्शन में क्या क्या मिलेगा? ऑप्शन में कि इन तीनों में से कोई एक नाम रहेगा, या फिर ये तीनों का नाम रहेगा, कोई एक नाम अलग रहेगा। पूछ दिया जाएगा कि बताइए इन चारों में से कौन है जो कैबिनेट मिशन से रिलेटेड नहीं थे? एक नाम जो है वो डिफरेंट रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया। 3 स्तरीय शासन व्यवस्था। इसके तहत क्या हुआ? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था के तहत प्रांतों को ABC 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया। जितने भी प्रांत थे उनको क्या किया गया? बहुत सारे प्रांत ना होकर अब उन प्रांतों को मिलाकर 3 श्रेणियों में किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन जो है अपने प्रस्तावों की घोषणा की। अपने उनके जो भी प्रस्ताव थे उसकी घोषणा कब की गई? 16 मई 1946 को। आया कब था? आया था 24 मार्च 1946 को। ठीक है, तो घोषणा क्या किया? कैबिनेट मिशन में क्या क्या घोषणा किया गया? तो पहली घोषणा यह थी कि भारत की एकता बनाई रखी जाए। मतलब भारत को अलग नहीं किया जाएगा, भारत की एकता जो है वो बनी रहेगी। मतलब जो भी जिन्ना वगैरह जो थे क्या करते थे कि वो मांग कर रहे थे कि मुस्लिमों के लिए मुझे पाकिस्तान दे दो, तो उस चीज़ को क्या किया गया? ठुकरा दिया गया। आगे हम पढ़ेंगे, चलिए। फिर क्या हुआ? मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई। देख लीजिए, वही है, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग क्या कर दी गई? 1946 जब कैबिनेट मिशन आया तो उसकी ठुकरा दिया गया। फिर क्या हुआ? उसके बाद में कहा गया कि भारत जो है एक संघ होगा, मतलब भारत का टुकड़ा नहीं होगा, वो एक संघ के रूप में रहेगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी। ब्रिटिश प्रांत मतलब जो भी ब्रिटिशर्स को द्वारा शासन किया गया, और देसी रियासतें जो छोटे छोटे राजाओं के हाथों में थी, तो उन दोनों के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर संविधान निर्मात्री जो थे, संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा की जाए। तो संविधान निर्मात्री संस्था या फिर संविधान सभा का जो गठन है इनके द्वारा किया जाएगा, तो प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव होगा वो, गलती है यहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर
अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया गया। मतलब क्या हुआ कि वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन किया गया और उसके तहत अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया गया। तो गांधी जी जो क्या है इसके पक्ष में थे, गांधी जी जो है इसके फेवर में थे। उसके बाद में क्या हुआ, गांधी जी ने इससे रिलेटेड अपना एक कथन दिया जो पूछा जाता है। ठीक है, गांधी जी ने कहा था कि यह योजना जो है उस समय के परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। मतलब गांधी जी इसके पूरे फेवर में थे, फुल सपोर्ट में थे गांधी जी। ठीक है, चलिए। और क्या हुआ कि इस योजना के आगमन के समय में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, जैसे एसएससी के एग्ज़ाम में हो गया, बीपीएससी एग्ज़ाम में, तो बहुत सारे एग्ज़ाम में आ चुका है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि उन कैबिनेट मिशन 1946 के समय में जब आया था, उस समय योजना के आगमन के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, तो हमारा सेशन यहीं तक है। ठीक है, अब आगे मैं इसके लिए इससे रिलेटेड जो मैंने 3 दिन में आपको क्लास सेशन मतलब 3 सेशन में आपको क्लास कंप्लीट करवाया है, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी के एग्ज़ाम्स में, मैं वो लेकर आऊँगा नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है तो कृपया हमारे क्लास को लाइक करें एटलीस्ट। अगर आपको लगा कि नहीं मैं कुछ मतलब आपको फैक्टफुल इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ इन टॉपिकों से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। जय जय श्री राम।